नमस्कार, आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लालबा विद्यालय का शिक्षक। आज जो आपके लिए क्लास लाया हूँ वो है प्रकाश और इसका हम लोग आज करेंगे अंतिम भाग जो कि हमारा 5वां भाग होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस भाग में हम लोग क्या-क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सीखना है वो इस भाग में है वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, वो सब हम लोग इस यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक रंगी तथा बहुरंगी प्रकाश क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश तरंग क्या है, प्रकाश तरंग में कौन-कौन से तरंग हैं और किस तरह से उन तरंगों की जो ऊर्जा है या उनकी तरंग लंबाई या आवृत्ति है उनमें बदलाव आता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और हम लोगों का क्लास शुरू होगा हमारे वर्ण विक्षेपण से। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है ABC। प्रिज्म के बारे में सारी जानकारी हमें पिछले भागों में मिल चुकी है। अब अगर एक सफेद रंग का प्रकाश यहां पर आकर इस प्रिज्म पर पड़ता है तो आप याद कीजिएगा हमने कहा था कि सफेद प्रकाश के अंदर हमारे पास, अब देखिए हम लोगों को ये तो पता है कि सफेद प्रकाश कोई एक रंग का प्रकाश नहीं होता है। सफेद प्रकाश के अंदर 7 अलग-अलग रंग होते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सफेद प्रकाश कोई एक रंग का प्रकाश नहीं है, इसमें कई सारे प्रकाश हैं। तो होता ये है कि अलग-अलग रंगों के प्रकाशों के वर्तनांक भी अलग-अलग होते हैं। आपको वर्तनांक के बारे में याद होगा जो कि हम लोगों ने पिछले भागों में पढ़ा था। वर्तनांक क्या है? वर्तनांक असल में जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके गतिवेग में जो बदलाव आता है। मान लीजिए प्रकाश का गतिवेग यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो ये जो अनुपात हमको मिलता है गतिवेग में, ये अंतर आ गया गतिवेग में। v1 कुछ एक गतिवेग था, प्रकाश उस गतिवेग से एक नंबर के माध्यम में चल रही थी और अचानक से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है, तो इस माध्यम में इसका गतिवेग बदल गया है। तो इन दोनों माध्यमों में जो गतिवेग है प्रकाश का, उनका अनुपात हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं वर्तनांक, जिसको म्यू द्वारा दर्शाते हैं। अब हमने ये भी सीखा था कि इसी वर्तनांक के कारण, इसी गतिवेग में अंतर के कारण प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाती है। या तो अभिलंब के पास मुड़ेगी या तो फिर वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो अब हमें यहां पर इसी धारणा को, वर्तनांक के कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर लगाना है। तो देखिए सफेद रंग का प्रकाश कई सारे रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है और यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि अलग-अलग रंगों के प्रकाश का वर्तनांक भी अलग-अलग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफेद रंग के अंदर जितने भी रंग हैं, सफेद रंग के अंदर कौन-कौन से रंग होते हैं? विबजियोर, ये सारे के सारे रंग होते हैं। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। इनका अगर अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सफेद रंग का प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के अंदर जाएगा तो हमें यह देखने को मिलेगा कि अलग-अलग रंग के प्रकाश के हिसाब से यहां पर उनका वर्तनांक अलग-अलग हो गया, मतलब उनका गतिवेग अलग-अलग हो गया, तो वो लोग अलग-अलग दिशा में जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे रंगों के प्रकाश एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे और हमें इस पार सफेद प्रकाश नहीं मिलेगा बल्कि रंगों की पट्टी मिलेगी जो कि ये वाली होगी, विबजियोर होगी, रंगों की पट्टी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है
कि प्रकाश का जो वर्तनांक है वो अलग-अलग रंगों का अलग-अलग होने के कारण प्रकाश जब भी किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अगर सफेद प्रकाश है वो किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके सारे रंग अलग-अलग दिशा में जाते हैं। अलग-अलग दिशा में मतलब कोई कम मुड़ता है, कोई कुछ ज़्यादा मुड़ता है, कोई और थोड़ा ज़्यादा मुड़ता है और सबसे ज़्यादा जो मुड़ेगा वो एकदम नीचे आ जाएगा इधर और सबसे कम मुड़ने वाला वो एकदम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि सबसे कम मुड़ने वाला ये इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको नीचे से ऊपर लिखा जाता है विबजियोर। ठीक है, क्योंकि सबसे कम मुड़ता है लाल रंग। वो क्यों मुड़ता है हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुड़ने वाला रंग है हमारा जो बैंगनी रंग है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है और सबसे कम मुड़ने वाला रंग जो है वो लाल रंग है। तो इतना आपके तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण असल में सफेद प्रकाश का किसी प्रिज्म में प्रवेश करने पर उसका 7 अलग-अलग रंगों में विभक्त होना, इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि अलग-अलग रंग के प्रकाश का वर्तनांक भी अलग-अलग होता है। तो इतना हम समझ गए हैं, तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चित्र में वर्ण विक्षेपण कैसे होगा। देखिए, ये सफेद प्रकाश की किरण एक इस तरह से आकर यहाँ पर आपतित हुई। अब यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए केवल 2 ही प्रकाशों को देखेंगे, जो कि है बैंगनी और लाल रंग की। क्यों? क्योंकि बैंगनी प्रकाश में सबसे ज्यादा विचलन होता है और लाल प्रकाश में सबसे कम विचलन होता है और बाकी सारे के सारे प्रकार रंग उनके बीच में ही रहते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ के सबसे आखिर वाले रंग देख लेते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में यह आ जाएगा कि इनके बीच में बाकी के सारे रंग हैं। हमें तो बस समझना है कि वर्ण विक्षेपण हो कैसे रहा है। तो देखिए, श्वेत रंग का श्वेत प्रकाश की किरण आ गई, यहां पर पड़ी और अलग अलग रंगों का वर्तनांक अलग अलग होने के कारण ये ऐसे फैल गए। ठीक है, इनके बीच में बाकी भी रंग हैं, लेकिन सबसे कम कौन मुड़ा? सबसे कम लाल रंग मुड़ा और सबसे ज्यादा बैंगनी रंग मुड़ा और बाकी के सारे यहां से विबजियोर VIBGYOR इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो वायलेट यानी बैंगनी नीचे और लाल सबसे ऊपर आ जाएगा और बीच पे सारे के सारे रंग। तो इतनी बात हमारे समझ में आती है कि वर्तनांक अलग हो गया, तो ये लोग अलग अलग कोण से मुड़े और सबसे कम मुड़ने वाला लाल, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला बैंगनी। अब देखिए, अगर प्रिज्म यहां पे नहीं होता तो ये सफेद रंग का प्रकाश ये कैसे जाता? ये ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन प्रिज्म के यहां पर होने के कारण ये लाल लाल रंग का प्रकाश ऐसे मुड़ गया। तो इसका मतलब कितना मुड़ा? ऐसे जा रहा था, इतना मुड़ गया। तो इसका मतलब मैं इस रेखा को अगर मैं पीछे की तरफ ऐसे लेके जाऊं तो ये जो लाल रंग के प्रकाश में जो विचलन आया है वो कितना है? ये जो विक्षेपण आया है वो यहां से यहां तक का है ना। देखिए, यहां से यहां तक का, क्योंकि श्वेत किरण तो ऐसे जा रही थी और उस श्वेत किरण के अंदर लाल किरण भी जा रही थी, लेकिन ये लाल किरण प्रिज्म में जाते ही ये मुड़ गई अपनी जगह से। कितनी मुड़ी? इतनी मुड़ गई। अगर मैं इसके विचलन को डेल्टा आर द्वारा दिखाऊं, यह है स्मॉल डेल्टा और उसके सामने में मैंने छोटा सा आर लिखा है रेड रंग समझाने के लिए। तो लाल रंग के विचलन को हमने डेल्टा आर द्वारा दर्शा दिया। ठीक उसी तरह से अब हमें बैंगनी रंग के विचलन को समझना है। तो देखिए, ये श्वेत किरण के अंदर लाल रंग के साथ साथ बैंगनी रंग भी तो था और ये बैंगनी रंग भी श्वेत किरण के साथ साथ ऐसे आगे इधर जा रहा था। तो अगर यहां पे प्रिज्म नहीं होती तो वो सीधा ही चला जाता, लेकिन यहां पर यहां पर प्रिज्म के आने के कारण बैंगनी रंग का प्रकाश ऐसे घूम गया। तो ऐसे घूम गया, तो इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं, ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हमें नजर आएगा कि ये देखिए, इसका रास्ता तो ऐसे था, इसका रास्ता ऐसे था, लेकिन यहां से ये ऐसे घूम गया। तो इसका मतलब
इसी लाइन से हम यहां तक के एक कोण को निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि बैंगनी रंग का विचलन कितना है। तो देखिए बैंगनी रंग का विचलन, इसको हमने डेल्टा वी द्वारा, क्योंकि बैंगनी वायलेट, तो वायलेट के लिए इंग्लिश में बैंगनी को वायलेट कहते हैं, तो इसलिए उसको, उसके विचलन को हमने डेल्टा वी द्वारा दर्शा दिया। अब यहां पे एक और चीज आ गई, देखिए ये एक रंग है लाल रंग और ये दूसरा रंग है, ये इन दोनों में कितना अंतर आ गया, ये एक दूसरे से कितना दूर हो गए। वो दूर जो होता है दो रंगों के बीच की जो कोणिक दूरी होती है, जो कोण के हिसाब से जो दूरी आई है, उसको हम लोग परिक्षेपण कहते हैं। और यहां पे परिक्षेपण कितना आया है, यहां पे परिक्षेपण है, हम लोग डेल्टा वी से डेल्टा आर को माइनस करेंगे तो निकल आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का कोण जितना होगा, इन दोनों के बीच का भी कोण उतना ही होगा। ये वाला लाइन देखिए, ध्यान से मेरा कर्सर देखिए आप, ये ऐसे जा रहा था और लाल रंग ऐसे घूम गया, और ठीक उसी तरह से बैंगनी रंग ऐसे जा रहा था और बैंगनी रंग उसमें से ऐसे घूम गया प्रिज्म के आने के कारण। तो ये यहां से यहां तक घूमा और बैंगनी रंग यहां से यहां तक घूमा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसके कारण आया? वो इसलिए आया क्योंकि डेल्टा आर छोटा है और डेल्टा वी बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है डेल्टा वी? डेल्टा वी डेल्टा आर से कितना बड़ा है हमें पता तब लगेगा जब हम लोग डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं परिक्षेपण, जिसको अगर हम लोग थीटा द्वारा माने तो इन दोनों कोणों के बीच का कोण, इन दोनों कोणों के बीच का कोण हमें यहां पर मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण को माइनस कर दिया तो सिर्फ इतना सा ही कोण हमें दिखेगा। ये जो छोटा सा ये जो जगह है, ये जगह हमें इसके कोण का मान हमें क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। तो देखिए ये हमें थीटा मिल गया यहां पर। तो इस तरह से हमने वर्ण विक्षेपण की घटना को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कैसे करें। तो आइए देखें वर्ण विक्षेपण क्या है। श्वेत श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से वर्तन के पश्चात 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये जो अलग अलग रंगों में बट जाने की जो घटना है, इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और प्रकृति में यह घटना हमें बहुत आसानी से तभी दिखती है तब जब हमें धूप के साथ साथ थोड़ी सी बारिश मिल जाए और हम लोगों को इंद्रधनुष बनते हुए दिखता है। या तो कभी कभी पानी के ऊपर आप थोड़ा सा तेल गिरा दीजिए तो भी उस पर धूप चमकी तो आपको 7 अलग अलग रंग तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन आपको अलग अलग कुछ रंग नजर आ जाएंगे वहां पर। तो वहां पर भी वर्ण विक्षेपण ही हो रहा है एक तरीके से। तो देखिए यहां पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण पर आधारित प्राकृतिक घटना का उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। वर्षा की बूंदों से वर्तन के पश्चात सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो देखिए जब बादल में ऐसे पानी की बूंदें रहती हैं और ये पानी की बूंदें बारिश के कारण जब गिरने लगेंगी तो सूरज का प्रकाश, अगर मान लीजिए सूरज को भी अपनी किरण को भेजने की जगह मिल गई, अगर वो बादल से बाहर आ गए और किरण को भेजने की जगह मिल गई, तो ये प्रकाश पानी की बूंदों से होती हुई नीचे आएगी और हर एक बूंद, पानी की हर एक बूंद एक प्रिज्म की तरह ही काम करेगा और इससे क्या होगा? इससे हमें एक इंद्रधनुष बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह वर्ण विक्षेपण की घटना हमें प्रकृति में इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो मैंने
मैंने आपको समझा ही दिया है कि वर्ण विक्षेपण का क्या कारण होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अलग-अलग रंग के प्रकाश का वर्तनांक अलग-अलग होता है और वर्तनांक अलग हुआ तो वो जिस कोण से वो वर्तन के बाद घूमेंगे, जिन उनका विचलन होगा वो भी अलग-अलग होगा। इस कारण से अलग-अलग विचलन हुआ तो वो लोग अलग-अलग एक दूसरे से हो जाएंगे। तो देखते हैं कि निर्वात में देखिए, निर्वात मतलब जहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम जिसको कहते हैं। तो निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश का गतिवेग क्या होता है? समान होता है। अब यहां पर क्या होगा देखिए, किसी पदार्थ माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश का गतिवेग भिन्न होता है। यह मैंने आपको समझा दिया है कि अलग-अलग रंगों के प्रकाश का गतिवेग किसी माध्यम में अलग-अलग होगा। ठीक है, लाल का गतिवेग, लाल प्रकाश का गतिवेग और पीले प्रकाश का गतिवेग और हरे प्रकाश का गतिवेग, ये सब के सब एक जैसे गतिवेग से नहीं जाएंगे, अलग-अलग गतिवेग से जाएंगे। अर्थात प्रकाश के किरणों का वर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। तो गतिवेग अगर अलग-अलग हुआ तो वर्तनांक भी अलग-अलग हो जाएगा। क्यों? मैं फिर से आपको बता दूं कि ये 1 नंबर माध्यम है, ये 2 नंबर माध्यम है, यहां से प्रकाश की किरण आके पड़ी इस माध्यम में, पहले माध्यम में अगर गतिवेग v1 है और अगले माध्यम में मान लीजिए कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई है तो इसका गतिवेग v2 है। तो यहां पर देखिए वर्तनांक मतलब होता है v1 बटा v2। तो अगर ये v2 अलग-अलग रंगों के लिए बदलता रहे तो ये वर्तनांक भी बदलता रहेगा अलग-अलग रंगों के लिए। तो वही यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये बताइए कि अगर V अगर मान लीजिए ये है हमारे बैंगनी रंग, वायलेट के लिए जो म्यू है वो, तो यहां पर जो मुझे मान लीजिए ये जो गतिवेग है ये वायलेट के लिए है, ये गतिवेग दिया और ठीक उसी तरह से लाल रंग का जो वर्तनांक है वो v1 बटा vr है। तो ये दोनों तो अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए मतलब ये भी अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे रंगों के साथ साथ वर्तनांक भी अलग अलग होते रहते हैं। तो आगे देखिए कि दृश्य विकिरण मतलब वे विकिरण जो हमें नजर आते हैं। सूरज की किरणों से जो विकिरण आते हैं उसमें से सिर्फ हमें 7 रंग नजर आते हैं, बाकी के जितने भी विकिरण हैं वो नजर नहीं आते हैं। तो ये 7 रंग जो है इनको हम लोग बोलते हैं दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण में बैंगनी रंग के प्रकाश का वर्तनांक देखिए म्यू वी कहा गया है, सर्वाधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का वर्तनांक सर्वनिम्न होता है। ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो बैंगनी रंग का प्रकाश है इसका वर्तनांक जो है ये सबसे ज्यादा है दृश्य विकिरणों में। याद रखिए ये लिखना जरूरी है, दृश्य विकिरणों में। दृश्य विकिरणों में बैंगनी रंग का रंग के प्रकाश का वर्तनांक सबसे अधिक है और दृश्य विकिरण के अंदर जो लाल रंग हमें मिलता है उसका वर्तनांक सर्वनिम्न होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर हमें दिखेगा कि जो प्रकाश का विचलन है ना, वो विचलन उसका जो सूत्र है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, किसी भी प्रकाश का जो विचलन है प्रिज्म से जाने के बाद उसका सूत्र ये है। तो प्रकाश इसका सूत्र में क्या हमें समझ में आता है? सूत्र में हमें समझ में आता है जो विचलन हुआ है, जो डेल्टा आया है, वो विचलन किस पर निर्भर कर रहा है? वर्तनांक पर निर्भर कर रहा है और प्रिज्म के कोण पर निर्भर कर रहा है। देखिए यहां पर प्रिज्म का कोण मैं आपको दिखा देता हूं। ये है प्रिज्म का कोण। देखिए ये वाला जो कोण है ये प्रिज्म का कोण है, इसको ए द्वारा दर्शाया था। तो उस प्रिज्म के तो यहां पर ये किसी भी प्रकाश का जो विचलन है, ये डेल्टा आर डेल्टा वी जो भी हो, कोई भी डेल्टा हो, वो निर्भर किस पर करता है? वो निर्भर दो चीजों पर करता है। वो एक तो उस प्रकाश के वर्तनांक पर करता है, दूसरा प्रिज्म कोण पर करता है। तो आइए चलते हैं इस स्लाइड में। ठीक है, यहां पर
अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि किसी भी प्रकाश का जो विचलन है वो म्यू यानी उस प्रकाश के वर्तनांक पर और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। अब ये बताइए, तो अगर मैं वायलेट यानी बैंगनी के लिए देखूं तो मुझे इस सूत्र में ऐसा लिखना पड़ेगा, इसका सूत्र ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वायलेट प्रकाश यानी बैंगनी प्रकाश के लिए मुझे जो वर्तनांक मिलेगा वो म्यू वी मिलेगा। ठीक उसी तरह से लाल प्रकाश के लिए मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 गुना ए। अब हमने यहां पर क्या सीखा, देखिए बैंगनी रंग के प्रकाश का वर्तनांक कितना होता है, सर्वाधिक होता है। मतलब ये जो डेल्टा वी है इसमें ये जो म्यू वी है, ये म्यू वी सबसे बड़ा है ना, ये म्यू वी सबसे बड़ा है। और साथ ही साथ लाल रंग का जो म्यू आर है ये सबसे छोटा है, सर्वनिम्न है। तो यहां पे लाल रंग का म्यू आर सबसे छोटा है। तो अब देखिए ये डेल्टा वी का मान मुझे इस सूत्र से मिल रहा है, डेल्टा आर का मान मुझे इस सूत्र से मिल रहा है। इन दोनों सूत्रों के अंदर म्यू वी सबसे बड़ा है और म्यू आर छोटा है, बाकी कोई भी बदला नहीं है, सिर्फ ये दोनों बदले हैं। मतलब म्यू वी से एक माइनस करो और प्रिज्म के कोण को गुना करो तो कोई एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह से म्यू आर से एक माइनस करो और ए यानी प्रिज्म कोण गुना करो तो कोई एक नंबर मिलेगा। तो ये नंबर इन दोनों में से कौन बड़ा होगा निर्धारित कौन कर रहा है, ये दोनों ही एक ही नंबर है, ये दोनों ही एक ही नंबर है। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, छोटा कौन है, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये जो बैंगनी रंग है इसका डेल्टा वी लाल रंग के डेल्टा वी से, डेल्टा आर से बड़ा होना चाहिए। तो ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है विक्षेपण। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विक्षेपण यानी कितना मुड़ा, तो कितना मुड़ा, कितने कोण से मुड़ा। तो कौन सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, हमारा बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ रहा है। और कौन सबसे कम मुड़ रहा है, लाल रंग सबसे कम मुड़ रहा है। तो इसका मतलब हमें इस सूत्र से समझ में आ गया कि कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम मुड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण में आया जो विचलन है जिसको डेल्टा द्वारा दिखाते हैं, उसका सूत्र कैसे दिखाया जाता है, उसका सूत्र क्या है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और बाहर पूरे के साथ गुणा होगा कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण कहां पे होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि बैंगनी प्रकाश में जो विचलन होता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, डेल्टा वी। और सूत्र के हिसाब से फिर म्यू की जगह पे हमें म्यू वी लगाना पड़ेगा और माइनस 1 उसके साथ गुना ए। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक उसी तरह से लाल रंग का जो प्रकाश है उसमें जो विचलन है उसको हम लोग डेल्टा आर द्वारा दिखा रहे हैं और इसके सूत्र को हमने लिखा है म्यू आर माइनस 1 गुना ए। तो इसको हमने 2 नंबर समीकरण में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके थे यहां तक, हमारे इन 2 समीकरणों तक पहुंच चुके थे। तो आगे का जो रास्ता है वहां पे अब हमें देखना है कि देखिए इस प्रकार क्या हुआ, बैंगनी और लाल प्रकाश के मध्य उपस्थित सारे रंगों के प्रकाश के विचलन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि पीले रंग का देखना है तो पीले रंग का विचलन कैसा होगा, पीले रंग का विचलन ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि हरे रंग का विचलन देखना है तो हरे रंग का विचलन ऐसा होगा। तो अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए जो विचलन होगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। इसलिए अतः प्रिज्म से वर्तन के पश्चात निकलने पर, ये आ की मात्रा नहीं होगी, निकलने पर, वर्तन के पश्चात निकलने पर सारे रंगों के प्रकाश अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सारे के सारे रंग अलग अलग हो जा रहे हैं, और उस रंगों के अलग अलग होने को ही हम लोग विक्षेपण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसको मिटा दें। हाँ, आगे देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात दो रंगों के प्रकाश के निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एक कोण निकल रहा था थीटा, जो कि क्या था, परिक्षेपण था उन दोनों रंगों के बीच में। मतलब मान लीजिए कि ऐसे हमारा प्रिज्म है और इस पार हमें रंग मिले हैं, तो यहाँ पर है बैंगनी, ये उसके बाद यहाँ पे है हरा, तो इन दोनों के बीच में ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी को जो जिस कोण से दिखाया जाता है उसी को परिक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात दो रंगों के प्रकाश के निर्गत कोण, देखिए निर्गत यानी ये निकला है, प्रिज्म से बाहर निकल गए हैं, निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैंगनी तथा लाल प्रकाश के बीच का कोणीय परिक्षेपण मैंने आपको समझाया था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करके आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहां पे है, देखिए, ये देखिए, ये जो लाल रंग का प्रकाश था, ये बैंगनी रंग का प्रकाश था, और इन दोनों के बीच में ये आपका ये एक कोण, ये कोण, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बड़े कोण से छोटे वाले कोण को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी ये थीटा कोण। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने थीटा का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, तो डेल्टा वी का मान क्या था, हमने ऐसे बैठा दिया। ठीक है, समीकरण 1 याद कीजिए, समीकरण 1 डेल्टा वी बराबर म्यू वी माइनस 1 गुना ए, उसको हमने यहां पर बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद डेल्टा आर याद कीजिए क्या था, म्यू आर माइनस 1 गुना ए, तो उसको भी हमने डेल्टा आर की जगह पे यहां पे बैठा दिया, तो थीटा बराबर हमने ये ऐसे निकाल लिया। तो अब इस ब्रैकेट को निकाल दीजिए, तो ए गुना हो जाएगा म्यू वी गुना ए, ये यहां पे गुना हो गया माइनस ए, उसके बाद ये माइनस है तो पहले से माइनस यहाँ पे आएगा, फिर ये ब्रैकेट निकल गया तो म्यू आर गुना ए, और ये ब्रैकेट निकल गया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस है। अब देखिए, ये माइनस है, ये प्लस ए कट जाता है और हमारे पास रह जाता है म्यू वी गुना ए माइनस म्यू आर गुना ए, और इन दोनों में से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो म्यू वी माइनस म्यू आर, तो इस तरह से हमें जो थीटा का मान है वो मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक रंगी और बहुरंगी प्रकाश क्या है। देखिए, हमने ये सीख लिया कि सफेद रंग का प्रकाश किस तरह से फैल जाता है वर्तन के बाद अलग अलग रंगों में, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, ये जो सफेद रंग का प्रकाश था, ये जो श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश के अंदर कोई एक रंग है ये तो हम लोग नहीं कह सकते। इसके अंदर बैंगनी है, इसके अंदर इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे रंग हैं। ठीक है, तो अगर श्वेत प्रकाश के अंदर इतने सारे रंग हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बहुरंगी प्रकाश, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रकाश की किरण में एक से ज्यादा रंग हुए तो हम उनको कहेंगे बहुरंगी प्रकाश। अगर किसी प्रकाश की किरण में एक ही रंग है, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ एक नारंगी रंग का, ऑरेंज रंग का एक प्रकाश हमें दिख गया, तो उसको हम लोग कहेंगे एक रंगी प्रकाश। ठीक है, बहुत आसान है, तो देख लेते हैं। देखिए, एक रंगी प्रकाश वह प्रकाश की किरण जो केवल एक ही रंग के विकिरण से बनी होती है। ठीक है, उसे एक रंगी प्रकाश कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मतलब होता है एक,
और क्रोमा मतलब कलर से होता है। को क्या कलर, कलर से संबंधित किसी भी चीज को हम लोग क्रोमा कहते हैं। तो एक रंगी प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक उसी तरह से बहुरंगी प्रकाश क्या है? वह प्रकाश की किरण जो एकाधिक रंगों के विकिरण से बनी होती है उसे बहुरंगी प्रकाश कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या है? पॉलीक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, पॉली मतलब एक से ज्यादा यानी कई सारे, और क्रोमैटिक यानी रंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम लोग एक रंगी प्रकाश और बहुरंगी प्रकाश समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तीन ऐसे रंग हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, RGB ऐसे कहते हैं। तो लाल, हरा और नीला, ये रंग अगर हम लोग समान मात्रा में तीनों को एक साथ मिला दें तो हमें श्वेत प्रकाश या सफेद प्रकाश मिल जाता है। और फिर अगर मैं इसको प्रिज्म से भेज दूं तो मुझे सारे के सारे 7 रंग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो 3 रंग है, इन तीनों रंगों से मैं सारे के सारे 7 रंग प्राप्त कर सकता हूं। और यही कारण है कि लाल, हरे और नीले रंग को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। तो वही हमारा अगला समझने का विषय है कि लाल, हरा और नीले प्रकाश को समान अनुपात में मिलाने पर सफेद प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अतः लाल, हरा तथा नीले रंगों के से सभी 7 रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इन तीनों रंगों को प्राथमिक अथवा मूल रंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आसान सी चीज है, हमारी याद रहनी चाहिए। तो लाल, हरा और नीला आप याद रखिएगा, ये प्राथमिक या मूल रंग है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं के रंग कैसे निर्धारित होते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लाल रंग में नजर आ रहा है। ये लाल रंग में नजर आने का कारण ये है कि ये जो लाल स्याही यहां पे आपको दिख रही है, ये स्याही ऐसी है कि इसमें 7 रंगों में से जो हमारा विबजियोर है, ठीक है, इस विबजियोर में से यहां तक के सारे रंग इसमें सोख लिए गए हैं, इस स्याही में सोख लिए गए हैं। लेकिन जो प्रकाश ये स्याही सोख नहीं पाई है वो है लाल। और ये जो लाल रंग का प्रकाश है ये यहां से टकराकर वापस आपकी आंखों में जा रहा है, इसलिए आपको ये जगह लाल नजर आ रही है। आपको बाकी की जगह सफेद नजर आ रही होगी, आपको बाकी के स्क्रीन पे जो जगह है वो सफेद नजर आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि इस जगह पे, इस सफेद जगह पे कोई भी प्रकाश की किरण वहां पर अवशोषित नहीं हो रही है। सारे के सारे प्रकाश की किरण वापस लौट आ रहे हैं आपकी आंखों पर। ठीक है, प्रकाश की किरण सफेद इस स्क्रीन पर सफेद पर्दे पर पड़ रही है और वापस आपकी आंखों पर आ रही है, और सारे के सारे रंगों के प्रकाश इकट्ठा आपकी आंखों में पड़ेंगे तो सारे के सारे मिलके क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। इसलिए आपको ये सारी की सारी जगह सफेद नजर आ रही है। तो ठीक इसी तरह से मैंने यहां पे ऐसे ऐसे कर दिया तो ये जगह आपको लाल नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अब इस बार सारे के सारे रंगों में से केवल यहां से यहां तक का जो रंग है वो ही सोखा गया है। लाल रंग को ये जगह सोख नहीं पाई है, अवशोषित नहीं कर पाई है, और वो आपकी आंखों तक वापस चला गया और आपको ये लाल नजर आ गया। तो इस तरह से वस्तुओं के रंग जो है वो निर्धारित होते हैं। तो देखिए कि विभिन्न वस्तुओं के रंग, जब कोई वस्तु किसी विशेष रंग के प्रकाश को छोड़कर बाकी सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वस्तु का रंग उस विशेष रंग के प्रकाश का होता है जिसे वस्तु अवशोषित नहीं कर पाती। ये जो जगह लाल इसलिए नजर आई क्योंकि यहां पे लाल रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं हो पाया और वो इस जगह से टकराकर वापस आपकी आंखों तक पहुंच गया। इसलिए आपकी आंखों तक
पहुंचने पर ही आपको मतलब जो भी रंग का प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचेगा उस हिसाब से आप उस वस्तु का रंग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो लिखावट है ये काले रंग का है, तो आप अगर ये बोलेंगे कि यहां पर सारे रंग के प्रकाश अवशोषित हो गए हैं और आपके पास काला रंग वापस आया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन आप मुझे एक बात सोच के बताइए कि सारे रंग के प्रकाश में हमें काला रंग तो कहीं नहीं मिला, ये तो नीला है, ये ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे प्रकाश के प्रकाश में, सात रंग के प्रकाश में हमें काला कहीं नजर नहीं आया। तो काला असल में कोई रंग नहीं है, काला असल में बाकी रंगों का क्या है, बाकी रंगों की अनुपस्थिति है। मतलब ये जो जगह है ना, ये काले स्याही से लिखी हुई जगह, इन जगहों पर सारे के सारे रंग अवशोषित हो गए हैं और आपकी आंखों तक वापस किसी भी रंग का प्रकाश नहीं आया, इसलिए आपको ये काले रंग नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को यह समझ में आ गया कि वस्तुओं का रंग किस प्रकार से निर्धारित होता है। अब हम देखेंगे कि अगर जैसे उदाहरण देखिए, जैसे नीले रंग की वस्तु, ठीक है, आपको कोई वस्तु नीली नजर आ रही है, ठीक है, तो कैसे नीली नजर आएगी? मान लीजिए ये वस्तु नीली है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, अभी देखिए, मान लीजिए ये वस्तु नीली है, मैं आपको रंग से ही दिखा देता हूं। मान लीजिए ये नीला रंग, ये यहां पे ये नीला रंग आ गया, ठीक है, तो ये वस्तु नीली क्यों नजर आई? क्योंकि इस जगह पे बाकी सारे के सारे प्रकाश की किरणें, रंगों के प्रकाश की किरणें अवशोषित कर ली गई है सिवाय नीले रंग के, इसलिए ये जगह आपको नीली नजर आ गई। ठीक है, तो वही हम लोग यहां पे लिखा हुआ देखेंगे, इसको मिटा दें। ठीक है, ये देखिए नीले रंग की वस्तु, इसको हम लोग लाल में बदल लेते हैं क्योंकि लाल रंग आंखों को आसानी से दिखाई दे जाता है। क्यों दिखाई दे जाता है, थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए नीले रंग की वस्तु क्या है, नीले रंग के प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो जो भी वस्तु नीले रंग की होगी वो बाकी सारे रंगों को छोड़ देगी और बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर देगी और नीले रंग को वो वापस लौटा देगी, उसको अवशोषित नहीं कर पाएगी। वस्तु से नीले रंग का प्रकाश टकराकर वापस हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो वस्तु का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से वस्तु नीले रंग की नजर आएगी। ठीक है, आगे नीले रंग के वस्तु को लाल चश्मा पहनकर अगर हम देखें तो क्या होगा? तो सोचिए, देखिए, तो फिर से नीला रंग आ गया है, तो इस यहां पे नीला रंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये वस्तु नीले रंग की है, ठीक है, और आपके पास जो चश्मा है वो लाल रंग का है, जो चश्मा है आपके पास वो लाल रंग का है। अब तो इधर मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रकाश की किरणें आके पड़ी और वापस कौन सी किरण जा रही है? सिर्फ और सिर्फ नीला रंग यहां से वापस जा पा रहा है, बाकी सारे की सारी प्रकाश की किरणें यहां पर अवशोषित हो रही है। अब यहां पर लाल रंग का चश्मा यानी कांच ही लाल रंग का है, तो यह बताइए कि इस कांच पर अगर किसी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण आकर पड़ी तो सारे के सारे प्रकाश के किरणों में से कौन अवशोषित नहीं होना चाहिए? तो यहां पर यह कांच लाल है, तो इसका मतलब लाल रंग को छोड़कर बाकी सारे के सारे रंगों के प्रकाश इन कांचों पे अवशोषित हो जाने चाहिए। अब आप इस चश्मे के पीछे अपनी आंखों को रखे हैं, तो अब देखिए यहां पर कौन सा प्रकाश यहां से वापस आ रहा है, कौन सा प्रकाश अवशोषित नहीं हो पा रहा है? नीले रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं हो पा रहा है और ये नीले रंग का प्रकाश आपकी आंखों की तरफ जा रहा है और इस प्रकाश को जाना पड़ेगा किसमें से होकर? लाल रंग के कांच में से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन ये कांच लाल रंग का है, इसका मतलब क्या हुआ
सिवाय लाल किरण के ये बाकी सारे किरणों को अवशोषित कर लेगी। तो इसका मतलब अगर ये लाल किरण को छोड़कर बाकी सारे किरण को अवशोषित कर लेती है तो ये नीले रंग के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगी। और अगर इसने नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लिया तो हमारी आंखों तक कोई भी रंग का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब नीले रंग की वस्तु को लाल चश्मा पहनकर देखेंगे तो वो वस्तु हमें क्या नजर आनी चाहिए? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि काला नजर आना चाहिए तो बिल्कुल सही सोचा आपने। तो इस तरह से हमें यह समझ में आता है कि हमें जो वस्तु का रंग नजर आना चाहिए वो असल में उस वस्तु से लौटते हुए प्रकाश का रंग होता है। और अगर वस्तु से कोई भी प्रकाश वापस नहीं आई हमारी आंखों तक तो वो वस्तु हमें काली नजर आएगी। तो ये देखिए, वस्तु से केवल नीले रंग का प्रकाश ही टकराकर वापस आती है। इतना हम लोग समझ गए। क्यों? क्योंकि वस्तु क्या है? नीला रंग की है तो नीले रंग का प्रकाश वापस आएगी। परंतु यह नीला प्रकाश हमारी आंखों पर चढ़े लाल चश्मे के कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है, क्योंकि वो कांच कौन से रंग को अवशोषित नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ लाल रंग को अवशोषित नहीं कर पाता, बाकी सारे रंगों के प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा। तो इस कारण हमें वस्तु काली दिखाई पड़ती है। तो सोच के बताइए, अगर यहां पे नीले वस्तु की जगह पे पीला वस्तु होता तो भी तो हमें काला ही नजर आता। क्यों? क्योंकि ये जो लाल कांच है ये पीले को भी तो अवशोषित कर लेता। तो वस्तु हमें लाल कब नजर आती? सिर्फ लाल वस्तु से लाल प्रकाश निकलती और लाल कांच में से होकर वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती, तभी हमें वस्तु का रंग एक नजर आता जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल ही देखना संभव है लाल कांच की मदद से। ठीक है? तो एक सॉरी, तो लाल कांच की मदद से हम सिर्फ लाल वस्तुओं को ही रंगों में देख सकते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें हमें काली नजर आएगी। ठीक है? बाकी सारी की सारी चीजें काली नजर आनी चाहिए। अब आगे, तो हरी पत्ती को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर, अब यहां पे फिर से अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए एक पत्ती है, ये एक पत्ती है और ये पत्ती हरी पत्ती है। ठीक है, लाइट ग्रीन ले लिया है लेकिन आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए हरी पत्ती है। अब ये हरी क्यों है पत्ती? क्योंकि ये हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करती है, उसी को लौटाती है, इसलिए आपकी आंखों को ये हरी नजर आएगी। ठीक है? अब ये पत्ती कौन से प्रकाश को लौटाती है? हरे प्रकाश को। तो ये पत्ती कौन से प्रकाशों को अवशोषित करेगी? हरा छोड़ के बाकी सारे रंगों के प्रकाश को ये पत्ती अवशोषित कर लेगी। तो ये बताइए, अगर इस पर लाल प्रकाश आकर पड़ता है तो ये पत्ती उस लाल प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगी, और लाल प्रकाश के अवशोषित होने पर अगर ये अवशोषित हो गया तो वापस कुछ लौटेगा? ये तो अवशोषित हो गया, वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हमारी आंखों तक कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो ये पत्ती हमें क्या नजर आनी चाहिए? अगर आपने सोचा है काला तो बिल्कुल सही सोचा है। तो आपको इस तरह के सवाल आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हरी पत्ती को लाल रंग के प्रकाश में, मैं ये भी कह सकता हूं कि पीली पत्ती को हरे रंग के प्रकाश में। आपको सिर्फ समझना यह है कि कौन सा प्रकाश अवशोषित हो रहा है और कौन सा प्रकाश अवशोषित नहीं हो रहा है। जो प्रकाश अवशोषित नहीं हो रहा है वही आपकी आंखों को वापस मिलेगा और आपको उस रंग का वस्तु नजर आएगा। अगर आपके आंखों तक कोई भी प्रकाश वापस नहीं आ रहा है तो आपको वस्तु काली नजर आएगी। आपको बस इतना अपने दिमाग में समझना है। ठीक है? तो देखिए, हरी पत्ती हरे रंग के प्रकाश को छोड़कर बाकी सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। अतः
हरी पत्ती लाल रंग के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेगी, जिस कारण हमारी आंखों तक कोई भी रंग का प्रकाश पत्ती से टकराकर वापस नहीं आएगा और पत्ती क्या नजर आएगी? काली दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया वस्तु का रंग कैसे आता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश तरंग ये क्या है? देखिए, सूरज से जितने भी विकिरण आते हैं, विकिरण जिसको इंग्लिश में हम लोग रेडिएशन कहते हैं, सूरज से जितनी भी तरंगे आती हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी तरंगे हमें नजर नहीं आती है। उनमें से सिर्फ हमें दृश्य तरंग या दृश्य विकिरण ही नजर आती है और बाकी की सारी हमें नजर नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई असर हम पे नहीं डालती है। खैर, ये जितने भी तरंग हमें सूर्य से आते हुए नजर आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो हमें अब सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो हमें यह समझना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो उसी को समझते हैं। देखिए, यहां पे दो शब्द है, विद्युत और चुंबकीय। तो और तरंग मतलब होता है वेव। मतलब ऐसे ऐसे तरंग, इसको तरंग बोलते हैं, ऐसे ऐसे जाती है ऊपर नीचे होके, इसलिए इसको तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सूरज से तरंगे आ रही हैं तो ये सारी की सारी तरंगे ऐसे जाएंगी। और अब इनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसका कारण यह है कि इनमें विद्युतीय क्षेत्र भी है और इनमें चुंबकीय क्षेत्र भी है। कैसे होता है वही हमें समझना है। देखिए, मान लीजिए कि ये किसी तरंग की दिशा है, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया तरंग ऐसे ऐसे जाती है, तो मान लीजिए तरंग इस दिशा में ऐसे 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 बढ़ रही है। तो इस दिशा में तरंग तो बढ़ रही है और आपको मैंने यह भी कहा है कि इस तरंग में यह विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो देखिए, विद्युतीय क्षेत्र कहां पे है? ये इस तरफ विद्युतीय क्षेत्र है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं? विद्युतीय क्षेत्र को देखिए ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब तरंग इस तरफ जा रही है और उस पर विद्युतीय क्षेत्र ऐसे ऐसे है। ठीक है, मतलब इस तल पर, जो तल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं उस तल पर है, जो कि ऐसे स्क्रीन पर दिख रही है। अब विद्युतीय क्षेत्र तो हो गया। मैंने आपको क्या कहा था? इस तरंग में एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युतीय क्षेत्र के ऊपर से मैंने ऐसे तरंग को दिखा दिया। अभी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, मतलब इस तल पर आपका विद्युतीय क्षेत्र है और ऐसे आगे पीछे आप कीजिएगा तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की जो तल है वो नजर आएगी, मतलब ये वाला तल। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो तरंग की दिशा है, इस तरंग की दिशा से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा का कोण क्या है आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये और ये ऊपर की तरफ, यानी ये यहां पे 90 डिग्री का कोण बना। देखिए 90 डिग्री का कोण, सारे के सारे जो विद्युतीय क्षेत्र है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि यहां पे इस दिशा के साथ विद्युतीय क्षेत्र 90 डिग्री के कोण पे है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी 90 डिग्री के कोण पे है। देखिए, यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण। तरंग की दिशा के साथ तो 90 डिग्री के कोण पे है ही, साथ ही साथ विद्युतीय क्षेत्र के साथ भी चुंबकीय क्षेत्र का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप याद कीजिए फ्लेमिंग के बाह्य के नियम में कैसे हमने उंगलियों को रखा था। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे यहां पर भी विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की जो दिशा है वो है। तो अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसे दिख रही है। देखिए
तो हर विद्युतीय क्षेत्र के साथ ये 90 डिग्री पर है और साथ ही साथ तरंग की दिशा के साथ भी 90 डिग्री पर है। तो अगर मैं इस पर फिर से एक तरंग उतार दूं तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि सूर्य से जितने भी तरंगें आती हैं उनका रूप यही होता है। अब यहां पर मैंने दो दो लाइनें खींच के दिखाई है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे सिर्फ दो ही लाइनें हैं। यहां पे तो ये क्षेत्र कई लाइनों से है। तो ये तो बस मैंने यहां पर समझने की सुविधा के लिए केवल दो ही लाइनें दिखाई है, लेकिन यहां पर ये पूरी तरह से भरी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पर आपके समझ में आ गया होगा कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ होने के कारण इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और सूर्य से जो भी तरंगें आएंगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। तो हमने चित्र से समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, देखिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखिए यहां पे विद्युतीय क्षेत्र संचरण की दिशा के साथ 90 डिग्री और चुंबकीय क्षेत्र संचरण दिशा के साथ 90 डिग्री। तो इन तरंगों पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? वे तरंग जिनमें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ वे तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं और इन पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सबसे साधारण उदाहरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे साधारण उदाहरण क्या है? प्रकाश की किरण, जो कि हमें नजर आ रही है तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों को एकत्रित रूप में हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जितनी भी तरंगे वहां से आएंगी, सूरज से आएंगी, उसको हम लोग एकत्रित रूप में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए इस स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ने वाली तरंगों को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं या दृश्य विकिरण, दृश्य स्पेक्ट्रम, जो भी हमें दिखाई देती है। मतलब कौन सा दृश्य स्पेक्ट्रम है? ये हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम है, यही लोग हमें दिखते हैं। तो ये हमें इनका हमने क्या नाम दिया है? दृश्य स्पेक्ट्रम। अब आगे, दृश्य स्पेक्ट्रम का विस्तार कहां से कहां तक होता है? देखिए बैंगनी से लाल, यहां से यहां तक होता है ना? अब याद कीजिए हमने क्या देखा था कि लाल रंग क्या होता है? सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम मुड़ता है ना? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और ये बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलेगा अब कि जिसका विचलन सबसे कम होता है उसकी तरंग लंबाई, जिसको हम लोग लैम्ब्डा द्वारा दर्शाते हैं, वो सबसे लंबा होता है, तरंग लंबाई सबसे अधिक। और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसकी तरंग लंबाई सबसे छोटी। ठीक है, तो लाल की तरंग लंबाई सबसे बड़ी और वायलेट की तरंग लंबाई सबसे छोटी। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए, तो बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे छोटी, कितना मान है? 4 गुना 10 का पावर 7 मीटर। और लाल रंग की तरंग लंबाई, जिसको लैम्ब्डा द्वारा दर्शाते हैं। अब इसके बाद देखिए, तरंग लंबाई मैंने एक बार लैम्ब्डा लिख दिया है, इसके बाद जब भी मैं इस चिन्ह को यानी लैम्ब्डा को लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा तरंग लंबाई की बात हो रही है। तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे लंबी है, 7.8 गुना 10 का पावर -7 मीटर। आप कोशिश कीजिएगा कि ये दो मान आप याद रख लें। ठीक है, तो हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन को अगर कठिन करना चाहें तो ये डाल देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में।
तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो बैंगनी रंग 4 गुना 10 का पावर -7 मीटर और लाल रंग 7.8 गुना 10 का पावर -7 मीटर, है ना। तो आप आगे देखते हैं कि बैंगनी रंग से छोटी तरंग लंबाई वाले रंगों को हम लोग, अब देखिए यहां पर हमने लिखा था विबजियोर, यहां पे सबसे बड़ी तरंग लंबाई थी, ठीक है, और छोटी 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 होती गई और यहां पे सबसे छोटी तरंग लंबाई है। बैंगनी के इस पार जितने भी ये हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। और लाल के इस पार जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनको हम लोग कहेंगे इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। तो आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, तो वो कैसे आता है? वायलेट से छोटी तरंग लंबाई जितनी भी हो जाएगी, देखिए ऐसे छोटा छोटा होते होते आ रहा है, तो वायलेट से यानी बैंगनी से जितना अगर छोटी तरंग लंबाई वाले कोई भी निकले तो वो हम लोग कहेंगे पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, और लाल से बड़ी तरंग लंबाई वाले जो भी निकले वो उनको हम लोग कहेंगे इंफ्रारेड। हालांकि हालांकि ये तरंग लंबाई से जैसे ही छोटा होगा वो हमें नजर नहीं आएगा, और इस तरंग लंबाई से यानी लाल के तरंग लंबाई से जैसे ही बड़ा होगा वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो नजर आने वाली जो रंग है वो यहीं पे है, तो इसके पीछे का भी और इसके आगे का भी नजर नहीं आता है। लेकिन इनको कहते क्या है? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो वही यहां पे है, देखिए बैंगनी रंग से छोटी तरंग लंबाई वाली तरंगों को पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट तथा लाल रंग से लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त यानी इंफ्रारेड विकिरण कहते हैं। अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड विकिरण, ज्यादातर इंग्लिश नाम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी पेपर में हिंदी नाम अवरक्त विकिरण जैसे आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी सूरज से जितना भी आएगा वो सब, ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या तो मतलब ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है। तो इसमें कौन कौन सी तरंगे हमें देखने को मिलती है? तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलेगी वो है रेडियो तरंगे, उसके बाद आएगी माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद आएंगी अवरक्त तरंगे, उसके बाद आएंगी दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण यानी यहां पे हमारा वो पूरा का पूरा है विबजियोर यहां पे बैठा हुआ है, विबजियोर यहां पे बैठा हुआ है दृश्य विकिरण में, ठीक है। तो तो उसके बाद हमें जो मिलेगी वो है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो परावैंगनी किरणें। उसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो है एक्स किरणें, एक्स रे आपने सुना होगा, हमें बीच बीच में करवाने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, हमारे शरीर के अंदर की जो तस्वीरें हैं, चित्र है, उन्हें निकालने के लिए। और लास्ट में आता है गामा किरणें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं ये आपके याद होने चाहिए और इसी लाइन से याद होने चाहिए, ठीक है। इसी लाइन से याद होने का फायदा यह है कि आपको याद रहेगा किसकी तरंग लंबाई ज्यादा होगी और किसकी तरंग लंबाई कम होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं तरीका, देखिए ये सीधा पढ़िए इसको, रेमिन वी यू एक्स गामा, ठीक है, रेमिन वी यू एक्स गामा, ऐसे आप याद रखिए रेमिन वी यू एक्स गामा। तो रेमिन यानी रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद वी से क्या आएगा हमें विजिबल रेडिएशन, विजिबल यानी जो दिखता है, विजिबल, ठीक है, जो दिखता है। तो उसके बाद आएगा यू यानी अल्ट्रावायलेट, एक्स तो एक्सरे है, और गामा को गामा ही बोल दीजिए आप, तो रेमिन वी यू एक्स गामा। आप इस तरह से बोलिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। अब इस लाइन से याद करने का फायदा क्या है? तो देखिए ये यहां पे ऐसे है विबजियोर, ठीक है, ऐसे।
ये दृश्य विकिरण में विबज्योर ऐसे है। तो लाल के ऊपर का देखिए अवरक्त किरणें आ गई, और बैंगनी के नीचे का देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने थोड़ी देर पहले तरंग लंबाई की बात की थी और हमने कहा था, दृश्य विकिरण पे ही ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि तरंग लंबाई सबसे लंबी किसकी होगी? लाल की तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी, और सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होगी? बैंगनी की सबसे कम तरंग लंबाई होगी। मतलब जो तरंग लंबाई है वो यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है, और यही घटना जो है ऊपर भी चालू रहेगी। मतलब हम लोग जितना ऊपर ऊपर जाएंगे तरंग लंबाई बढ़ती जाएगी, और जितना नीचे की तरफ आएंगे तरंग लंबाई घटती जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नामों को इसी लाइन से आप याद रखिए। तो जो तरंग लंबाई है देखिए, ये ऊपर ज्यादा है और नीचे आएंगे तो कम होती जा रही है। तो रेमिन वीयूएक्स गामा, ये हमने जो याद किया है, ये तरंग लंबाई के घटते क्रम में याद किया है हमने। तो अगर कोई आपसे अचानक से पूछे कि माइक्रोवेव तरंगे और रेडियो वेव तरंगों में से कौन ज्यादा किसकी तरंगे लंबी है, तो आप आराम से कहेंगे रेडियो तरंगे माइक्रोवेव से लंबी है। क्यों? क्योंकि आपको इस चित्र से याद रहना चाहिए, ठीक है। और मैंने ये जो बताया है आपको रेमिन वीयूएक्स गामा, इससे याद रहना चाहिए। अब आगे, ये जो तरंग लंबाई है, ये तरंग लंबाई आवृत्ति का के साथ विलोमानुपाती होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आवृत्ति क्या है। देखिए, हमने सीखा था कि इसको थोड़ा सा हम लोग व्हाइट स्क्रीन पे चले जाते हैं। हमने सीखा था कि तरंग जो है वो ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये तरंग संचरण की दिशा है। तो तरंग, देखिए यहां पे तरंग लंबाई जो है वो यहां से यहां तक है। मतलब एक ऊंचाई से लेके दूसरी ऊंचाई तक, या तो फिर इस नीचाई से दूसरी नीचाई तक, ये दोनों ही समान रूप में लंबे होते हैं किसी तरंग में। तो यहां से यहां तक की दूरी, या तो फिर इस नीचाई से इस नीचाई तक की दूरी, इसको किसी तरंग की तरंग लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो तरंग संचरण हो रहा है, ये यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ। तो यहां से मैंने समय गिनना शुरू किया और यहां पर आकर 1 सेकंड का समय आ गया। तो 1 सेकंड में मैंने देखा कि ये तरंग कितनी बार उछला। देखिए, 1 बार उछला, 2 बार उछला, 3 बार उछला, है ना। तो ये 1, 2, 3 बार उछला यहां पर। और मैंने एक दूसरा तरंग देखा जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये तरंग है, ये हमारे लिए जो तरंग है वो आगे जा रहा है, और हमने कहा है, हालांकि तरंग ऐसे सिकुड़ने, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए कि ये तरंग एक ही तरह से जा रहा है, सिकुड़ नहीं गया है, ये पतला हो गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई मैंने क्या कहा था, इसको इसको तरंग लंबाई कहते हैं। या तो फिर मतलब ऊंचाई से ऊंचाई, या तो फिर नीचाई से नीचाई। और अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां से मैंने समय गिनना शुरू किया था जब ये तरंग आगे बढ़ना शुरू हुआ, और मैं देखता हूं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 सेकंड का समय आ गया। 1 सेकंड का समय आ गया। तो 1 सेकंड में मैंने गिन लिया कितनी बार ये उछला है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर 3 बार उछला है। ये पूरा नहीं है तो इसको पूरा नहीं गिनते हैं, छोड़ दीजिए। अब फिर से यहां पर ऐसे तरंग जा रही है, यहां से ये शुरू का समय है, ये 1 सेकंड का समय है, और ये वाला जो तरंग है ये कुछ ऐसे है। अब देखिए, इसकी तरंग लंबाई यहां से यहां तक है, या तो फिर यहां से यहां तक है।
है ना। तो देखिए तरंग लंबाई पिछले तरंग से छोटी हो गई ना। क्यों छोटी हो गई? क्योंकि मैंने तरंग को कम कर दिया, ऐसे सिकोड़ दिया, और सिकोड़ने पर क्या हुआ, 1 सेकेंड के अंदर ये तरंग कितनी बार उछला, वो बहुत ज्यादा बार उछल गया, 1 2 3 4 5 6। और इधर कितनी बार उछला, 1 2 3। ये 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऊपर से नीचे हुआ, उसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति, जिसको F द्वारा दर्शाते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको F द्वारा दर्शाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अब देखिए आवृत्ति लैम्डा का विलोमानुपाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे ही तरंग को ऐसे सिकोड़ दिया था, ऐसे सिकोड़ दिया था, तो ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कम हो गई, और कम हो गई तो ज्यादा बार उछाल हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे तरंग लंबाई सबसे ज्यादा है और यहां पे तरंग लंबाई सबसे कम है, तो जो आवृत्ति है वो अगर तरंग लंबाई का विलोमानुपाती है, तो आवृत्ति के हिसाब से सोचिए, रेडियो वेव की आवृत्ति कम होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी तरंग लंबाई सबसे ज्यादा है, तो आवृत्ति यानी उछाल 1 सेकेंड के अंदर कितनी उछालें मारेगा वो सबसे कम होनी चाहिए। उससे थोड़ी सी ज्यादा माइक्रोवेव की होनी चाहिए, उससे और थोड़ी सी ज्यादा इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों की होनी चाहिए। मतलब इस बार हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में हमें नजर आएगी। ठीक है, और आवृत्ति मैंने कहा 1 सेकेंड में कितनी बार उछल रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, जो चीज 1 सेकेंड में ज्यादा बार उछलती है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा रहती है। अगर कोई चीज 1 सेकेंड में कम बार उछलेगी, सुस्त रहेगी वो, तो उसमें कम ऊर्जा रहेगी। तो सीधी सी बात है, आवृत्ति जहां पे ज्यादा होगी, ऊर्जा भी वहीं पे ज्यादा होगी। यानी सबसे कम ऊर्जा हमें कहां मिलेगी, रेडियो वेव में, उससे थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा हमें माइक्रोवेव में, और थोड़ी सी ज्यादा इंफ्रारेड में। तो इस तरह से हमें ऊर्जा भी ऐसे बढ़ते क्रम में नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, जिससे कि यहां पर से कोई भी छोटे छोटे सवाल अगर आप पूछे जाए तो आप उनका उत्तर आसानी से दे पाए। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि प्रकाश तरंग के बारे में जो बातें थी, वो उसमें किस तरह से उनकी तरंग लंबाई, उनके आवृत्ति और ऊर्जा पे असर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये जो प्रकाश तरंग की के गुण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको तरंग दे दिया है, जितने भी तरंग है। तो ये तरंग में कौन से हैं, रे, मिन, वी, यू, एक्स, गामा। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक सारे की सारी तरंगे। इनका उत्पादन कैसे होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको दे दिया है। इनके गुण और इनके उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके गुण और उपयोग आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे उत्पादन कैसे कैसे होता है ये वाला पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। लेकिन रेडियो वेव, इनमें गुण क्या पाया जाता है, देखिए, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, सूक्ष्म माइक्रोवेव, परावर्तन तथा ध्रुवण। ध्रुवण यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन का गुण। ठीक है, क्लास 10 में आपको ध्रुवण के बारे में, यहाँ पे पोलराइजेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए, यहाँ पे परावर्तन क्या है आप तो जानते हैं, ध्रुवण का गुण भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद अवरक्त विकिरण में क्या आएगा, हमें परावर्तन देखने को मिलेगा, अपवर्तन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये फोटोग्राफिक क्रिया करते हैं। मतलब आप
अवरक्त किरणों से चीज़ों की तस्वीरें ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट विजन कैमरा जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा ये बहुत बार ये क्या करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें निकालते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हमारे जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, वो भी कई बार इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से फोटोग्राफी करते हैं। तो ये सारे के सारे गुण, परावर्तन, अपवर्तन और फोटोग्राफी क्रिया आदि, ये दिखाते हैं, देखने को मिलता है। साथ ही उसके बाद क्या आएगा, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण में देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये तो बहुत आसान है, हम लोग इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। दृश्य विकिरण जो भी हमें दिखाई देने वाले किरणें हैं, वो परावर्तन दिखाती है, अपवर्तन दिखाती है, फोटोग्राफी क्रिया भी दिखाती है। हम लोग साधारण जो हमारी तस्वीरें लेते हैं उसके लिए हमें दिखने वाले प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और दृष्टि संवेदन यानी हमारी आंखों को देखने में मदद करती है हमारे दृश्य विकिरण। अब इसके बाद पराबैंगनी विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण क्या करेगी, देखिए इसका गुण थोड़ा सा तुलनात्मक गुण है। पराबैंगनी विकिरण एक्सरे की तुलना में कम वेधन क्षमता तथा गामा किरणों वाली सभी गुण, ठीक है। अभी गामा किरणों वाले सभी गुण क्या है, वो हम लोग गामा किरणों तक जब पहुंचेंगे वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सरे किरणों की तुलना में इसकी वेधन क्षमता कम है। अब ये वेधन क्षमता क्या है, देखिए मान लीजिए कि किसी जगह पर, किसी एक बॉक्स के अंदर हमने कोई एक पदार्थ को रख दिया, ठीक है, या तो फिर मान लीजिए यही एक पदार्थ है, और इस पर हम लोग ये हमारा जो तरंग है वो भेज रहे हैं। तो ये तरंग इसको पार करके कितना जा पाएगी, उसको हम लोग वेधन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश की जो दिखने वाली किरण है वो तो इसके पार नहीं जाएगी, वो तो यहां से वापस लौट जाएगी, अगर ये पारदर्शी माध्यम नहीं हुआ तो। मैं यहां पे अपारदर्शी माध्यमों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अपारदर्शी माध्यम में देखा गया है कि एक्सरे किरणें, गामा किरणें, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट किरणें, ये लोग पार करके निकल जाती हैं, है ना। एक्सरे किरणों की मदद से हम लोग शरीर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो निकालते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये ठोस पदार्थ को पार करके निकल जाती है। तो वही है वेधन क्षमता। तो यहां पे देखिए पराबैंगनी किरणों की जो वेधन क्षमता है वो एक्सरे की तुलना में कम है, और साथ ही साथ पराबैंगनी किरणें वो सारे गुण दिखाएंगे जो गामा किरणें दिखाएंगे। गामा किरणें क्या गुण दिखाएंगे वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, एक्सरे के बाद पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरे किरणें, एक्सरे किरणों की, अब यहां पे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सरे किरणों की तुलना में वेधन क्षमता पराबैंगनी किरणों की कम है, और गामा किरणों की तुलना में, जो कि इनसे भी ज्यादा ताकतवर है, गामा किरणों की तुलना में एक्सरे की वेधन क्षमता और भी ज्यादा कम है, इनसे कम है। मतलब सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी, गामा की, गामा को ऐसे दिखाते हैं। उससे कम किसकी, एक्सरे की। उससे कम किसकी, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों की। तो वेधन क्षमता के आधार पे हमने कैसे सजा लिया इनको, ऐसे सजा लिया। क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि वेधन क्षमता के आधार पर गामा, एक्सरे तथा अल्ट्रावायलेट किरणों को सजाइए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। अगर आपको घटते क्रम में बोला गया है तो देखिए सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, घटते क्रम में सजा दिया। और आपको बढ़ते क्रम में बोला तो आप इधर से सजाइएगा, सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा। तो इस तरह से बढ़ते और घटते क्रम में आप वेधन क्षमता के आधार पे एक्सरेस को रखेंगे। उसके बाद गामा किरणें। अब देखिए गामा किरणों के वे गुण जो कि पराबैंगनी किरणें भी दिखाती हैं। तो गामा किरणों के गुण क्या है, आयनीकरण, ठीक है। आयनीकरण क्या है मैं आपको समझाता हूं। उच्च वेधन क्षमता, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता है। आप किसी भी पदार्थ को जो कि अपारदर्शी है रख दीजिए, उसके पार गामा किरणें चली जाएंगी। और साथ ही साथ इनका गुण क्या है, आवेश रहित, आवेश इसमें नहीं होगा, शून्य होगा आवेश, यानी प्लस भी नहीं होगा माइनस भी नहीं होगा। तो आयनीकरण का मतलब क्या होता है, आयनीकरण मतलब होता है
मान लीजिए मैंने एक बॉक्स के अंदर किसी गैस को भर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई भी एक गैस यहाँ पे भर लिया और इसमें से मैंने गामा किरणों को भेजा। तो गामा किरणें क्या करती है, अगर मान लीजिए इसमें कोई गैस है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस को ये आयनीकृत कर देगी और यहाँ पे हमें ऑक्साइड के ये मिल जाएंगे। तो यहां पे ऑक्साइड आयन मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें आयनीकरण क्षमता है। तो इसी को आयनीकरण गुण कहते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से उपयोग भी देख लीजिए और उपयोग आप यहां पे समझाने लायक कुछ नहीं है, उपयोग आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन रेडियो थोड़ा सा अपने जीवन में जो भी आपने आपने अनुभव किया है, जितने भी अनुभव हुए हैं उनको उनके बारे में सोचिएगा तो आपको थोड़ा बहुत इनके उपयोग समझ में आ जाएंगे। देखिए, तो रेडियो तरंगों का उपयोग क्या है? रेडियो तथा दूरदर्शन संचार में होगा और सेल्यूलर फोन में इनका उपयोग होगा। आसान है रेडियो तरंगों का उपयोग। ठीक उसी तरह से माइक्रोवेव का उपयोग कहां? रडार प्रणाली में होता है। रडार प्रणाली मतलब जो हवाई जहाज उनको हवाई जहाज आकाश में जब जाते हैं तो उनको देखने के लिए, मतलब समझने के लिए कि कोई हवाई जहाज आ रही है, जा रही है, तो रडार वो उसमें काम आता है। बेतार संचार, माइक्रोवेव बेतार संचार में यानी बिना तार, वायरलेस कनेक्शन में काम में आता है, जिसको बेतार संचार बोलते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव ऑब्वियसली यानी माइक्रोवेव ओवन में तो वो माइक्रोवेव ही काम में आता है, तो उसको तो हम माइक्रोवेव के नाम से ही जानते हैं। तो उसके बाद देखिए अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए पौधा घरों में जो नर्सरी होती है, जहां पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को गर्म रखने के लिए हम यहाँ पे ये इंफ्रारेड किरणें का उपयोग करते हैं। और अंधेरे में देखने के लिए, कोहरे में या धुंध में देखने के लिए इंफ्रारेड किरणों की मदद ली जाती है। ठीक है, कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया में इंफ्रारेड किरणों की मदद से नाइट विजन में इंफ्रारेड की ही मदद ली जाती है, किरणों की मदद से अंधेरे में देखा जाता है, या तो फिर कोहरे में या तो फिर धुंध में देखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से दृश्य विकिरण में उपयोग तो आप लिख ही सकते हैं, देखने में हमें उपयोग में आता है। अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रॉन का पता लगाने में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दृश्य किरणों का उपयोग अणुओं की संरचना पता लगाने में तथा इलेक्ट्रॉन के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन का पता लगाने में किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पराबैंगनी किरणें। अब हम लोग पराबैंगनी, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें इनका उपयोग क्या है? जल शोधन, है ना, यूवी फिल्टर हमारे घर में जो होता है, आरओ यूवी फिल्टर, तो जल शोधन। उसके बाद उंगलियों के निशान देखने में, कहीं पे उंगलियों के निशान है, ठीक है, कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, तो वो उंगलियों के निशान जो है वो हमें साधारण रोशनी में अक्सर नजर नहीं आते हैं। तो अक्सर मतलब क्यों? क्योंकि अगर उंगलियों में चिपचिपा कुछ लगा नहीं है और तो ऐसे साधारणतः हमें उंगलियों के निशान नजर नहीं आते हैं। अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद लें तो हमें उंगलियों के निशान दिख जाएंगे। और अदृश्य लिखाई देखने में, तो अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से हम लोग अदृश्य लिखाई यानी उसको यूवी इंक बोलते हैं, उसकी मदद से लिखा जाता है ताकि वो हर किसी को ना दिखे, लेकिन वो जब भी अल्ट्रावायलेट किरणों के अंदर रखी जाएंगी तो हमें वो दिख जाएंगी। आप इसके साथ और भी कई सारे जोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट की जांच करने में, जो हमारे नोट मिलते हैं उनको यूवी किरणों के अंदर देखा जाता है ताकि उनकी जांच हो सके वो असली नोट है या नकली नोट है। अब उसके बाद एक्सरे किरणों का क्या उपयोग है? सबसे साधारण उपयोग तो हमें पता ही है, हड्डियों में फ्रैक्चर का पता लगाने में। उसके बाद परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना जानने में। ठीक है, ये स्पेलिंग इसको ठीक कर लीजिएगा। तो परमाणु के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना है उसको जानने के लिए भी एक्सरे की मदद लेते हैं। और गामा किरणों से क्या होता है उपयोग? कैंसर कोशिकाओं को हम लोग नष्ट करते हैं। अगर कैंसर हो गया तो हम लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में कौन सा रेडिएशन, कौन सा विकिरण, विकिरण यानी रेडिएशन होता है, कौन सा विकिरण काम में आएगा? गामा किरणें काम में आएगी। तो ये है। तो उसके बाद परमाणु नाभिक की संरचना। परमाणु नाभिक यानी परमाणु के अंदर एक ऐसे छोटी सी बीच वाली जगह जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, उस जगह को नाभिक कहते हैं। तो उसकी जो रचना है उसको भी जानने के लिए हमें गामा किरणों की मदद लेनी पड़ती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल में से आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट है। ये बाकी का सब कुछ याद हो गया, उसके बाद अगर आपके पास समय बचा तो उत्पादन कैसे होता है याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश जब भी किसी माध्यम से जाएगी तो उस माध्यम में कुछ ना कुछ कण तो हमें मिलेंगे, है ना? तो जैसे कि हमारे वातावरण में धूल के कण हैं, ठीक है, कुछ धुआं होगा, तो ये सारे के सारे कण हैं। अब प्रकाश की किरणें जब इन कणों से टकराएंगी तो वो इधर उधर छिटकती है। तो इसी छिटकने को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, ठीक है। तो वही है। अब छिटकने में भी अलग अलग रंगों के प्रकाश अलग अलग मात्रा में छिटकते हैं। तो सबसे ज्यादा छिटकने वाले यानी सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन सा है? हमारा बैंगनी रंग सबसे ज्यादा, यानी ये वाला सबसे ज्यादा विचलन भी करता है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा विचलन भी करता है और यही सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी करता है। और सबसे कम विचलन कौन कौन करता था? लाल। और ये सबसे कम प्रकीर्णन भी करेगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा विचलन करता था और सबसे कम प्रकीर्णन भी करेगा। तो इसी की मदद से अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। जैसे आकाश नीला क्यों नजर आता है? उगता हुआ या डूबता हुआ सूरज लाल क्यों नजर आता है? ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे आज। तो देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश ऊर्जा वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा अवशोषित होने के पश्चात कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में परावर्तित एवं उत्सर्जित होती है, तो उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की घटना तरंग लंबाई के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। मैंने आपको बताया था। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट लाइन देखेंगे। तो प्रकाश की ऊर्जा वायुमंडल में उपस्थित जितने भी छोटे छोटे कण हैं उनमें अवशोषित हो गई। ऐसे प्रकाश की किरण आई, छोटा छोटा कण इसमें अवशोषित हो गई, अवशोषित होकर फिर से उत्सर्जित हो गई या तो फिर फैल गई, टकराकर इधर उधर हो गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। और ये प्रकीर्णन की घटना क्या होती है? तरंग लंबाई के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। तो हमारा जो विबज्योर है, विबज्योर में तरंग लंबाई इसकी क्या है? सबसे कम। तरंग लंबाई इसकी क्या है? सबसे ज्यादा। याद कीजिए, ऐसे आया था हमारा एरो, ऐसे तरंग लंबाई। तो हमारा प्रकीर्णन कहां पे सबसे कम होगा? यहां पे प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा कहां पे होगा? यहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो प्रकीर्णन की घटना लैम्डा के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। तो ये आसान सा है। अब आगे देखते हैं कि बैंगनी तथा नीले प्रकाश में प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वनिम्न होता है। तो सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ठीक है, क्या कैसे होगा? अब देखिए, हाँ, आसमान व महासागरों का जल का नीला प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सूर्योदय सूर्यास्त सूरज लाल हो गया, आसमान व महासागरों के जल का नीला प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन में ही। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आकाश का रंग हमें नीला नजर आता है। देखिए, तो सूरज का प्रकाश ऐसे आ रहा है और हमारा जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ ऐसे हमारा वातावरण है। आपको तो पता ही होगा, ऐसे ऐसे हमारा जो वायुमंडल है वो होता है उसके चारों ओर। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है ये ऐसे हमारे वातावरण के अंदर यानी वायुमंडल के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि इस प्रकाश के अंदर जो बैंगनी और और नीला रंग, ये जो रंग है ये सबसे ज्यादा फैलते हैं, ये सबसे ज्यादा फैल रहे हैं और ये फैल रहे हैं और बाकी रंग तो हम तक पहुंच जा रहे हैं। तो ये अगर इस तरह से फैल जाएंगे यहां पर तो हमें आसमान का रंग नीला नजर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आकाश का नीला नजर आना असल में प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। तो देखिए, आकाश का नीला प्रतीत होना सूर्य के प्रकाश के उपस्थित दृश्य विकिरण, मतलब कौन लोग? विबजियोर। दृश्य विकिरण जो है, जो दिखने वाले रंग हैं, उनमें बैंगनी तथा नीला प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, जलवाष्प आदि से टकराकर प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है। अतः बाकी रंगों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी व नीला प्रकाश आकाश में फैल जाते हैं। बैंगनी और नीला प्रकाश आपस में संयुक्त होकर नीले प्रकाश में बदल जाते हैं। फलतः आकाश नीला प्रतीत होता है। बहुत आसान है। तो इस तरह से आकाश नीला नजर आता है। ठीक उसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं कि डूबता हुआ और उगता हुआ जो सूरज है वो लाल क्यों नजर आता है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये उसके चारों ओर का वायुमंडल है। अब सूरज जब डूबने वाला होता है, मान लीजिए यहां पे इस बिंदु पे कोई व्यक्ति है, तो इस बिंदु पे जो व्यक्ति है उसके लिए डूबता हुआ सूरज कहां होना चाहिए? कुछ इस जगह पे होना चाहिए। मतलब मुश्किल से ऐसे थोड़ा सा ही दिखेगा उसको, ठीक है, थोड़ा सा ही सूरज का हिस्सा यहां पे दिखेगा। अब मैं सूरज को पृथ्वी से छोटा बना रहा हूं तो आप मत सोचिएगा कि सूरज पृथ्वी से छोटा है। सूरज पृथ्वी से दूर है इसलिए वो छोटा नजर आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको ये डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा है, ठीक है, और या तो फिर ये सूरज घूम के यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जब आएगा, इधर जब आएगा तो उसको उगता हुआ सूरज नजर आएगा। ठीक है, ऐसे उगता हुआ सूरज, और बाकी दिन में सूरज यहाँ पे कहीं पे होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब सूरज बाकी दिन में होता है तो उसको जो दूरी प्रकाश में उससे आती हुई प्रकाश की जो दूरी है वो दूरी बहुत कम दूरी तय करनी पड़ रही है। देखिए, बहुत कम दूरी तय करनी पड़ रही है। लेकिन ठीक उसी इसके विपरीत अगर मान लीजिए डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज है तो उसको प्रकाश, उसकी किरणें, जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो बहुत ज्यादा दूरी तय कर रही है। यहां से यहां तक की दूरी कम है, ये यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। ठीक उसी तरह से उगते हुए सूरज की किरणों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अब ज्यादा दूरी तय करने से होता यह है कि शुरू में ही जितनी भी नीले रंग का प्रकाश, जितना भी प्रकाश था वो तो यहां से छिटक के अलग अलग दूर इधर उधर हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। साथ ही साथ बाकी प्रकाश भी धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे ऐसे छिटकने लगते हैं। लेकिन सबसे कम छिटकने वाला प्रकाश कौन है? लाल। और इसीलिए यहां तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे रंग, आंखों तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे रंग तो छिटक चुके होते हैं, मतलब इधर उधर बिखर चुके होते हैं। पहुंचता कौन है? लाल रंग पहुंचता है। और हमने सीखा यह है कि जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा हमें उसी रंग की वस्तु नजर आती है। तो इसीलिए हमें डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज लाल नजर आता है। तो देखिए कि डूबता या उगता हुआ सूरज
लाल प्रतीत होता है, इसलिए क्यों? क्योंकि डूबता या उगते समय सूरज की किरणों को वायुमंडल में से बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। छोटी तरंग लंबाई वाली प्रकाश प्रकिरणित हो जाते हैं। छोटी तरंग लंबाई यानी नीला, बैंगनी, उसके बाद जितनी भी है, ठीक है, नीला, बैंगनी, उसके बाद हरा, ऑरेंज, हरा, पीला, और आखिर में ये ऑरेंज और लाल बचे रहते हैं, ठीक है। तो नारंगी और लाल ये दोनों ही बचे रह जाते हैं। तो नारंगी एवं लाल हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं और इस कारण डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो बरसने वाले बादल होते हैं, बरसने वाले बादल मतलब इसके अंदर पानी की बूंदें हैं। ये बरसने वाले बादल हमें सफेद नजर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए, इन बादलों के अंदर जितनी भी पानी की बूंदें हैं, छोटी छोटी पानी की जितनी भी बूंदें हैं, इनका आकार सारे रंगों के प्रकाश की तरंग लंबाई से बहुत ज्यादा होता है। ये तरंग लंबाई बहुत छोटी है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है मानते हैं, लेकिन ये लाल रंग की तरंग लंबाई से भी इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इतने बड़े आकार के जितने भी बूंदे हैं, इन पर प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो सारे के सारे रंग समान तीव्रता से यहां से प्रकिरणित हो जाएंगे, और ये सारे के सारे रंग समान तीव्रता से प्रकिरणित होकर इधर उधर बिखर गए और ये एक साथ ही हमें नजर आते हैं बिखरते हुए। तो हमें ये सफेद रंग के बादल नजर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो देख लेते हैं कि बरसने वाले बादल श्वेत प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि बरसने वाले बादलों में उपस्थित जल की बूंदों का आकार बूंदों का आकार दृश्य विकिरण के सभी तरंगों से, यहां पे में नहीं होगा, दृश्य विकिरण के सभी रंगों के प्रकाश की तरंग लंबाई से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनका आकार दृश्य विकिरण के जितने भी प्रकाश के रंग हैं, उनके जितने भी तरंग लंबाई है उनसे बड़ा होगा। तो इस कारण क्या होता है, जल की इन बूंदों से सभी रंगों की प्रकाश का प्रकीर्णन समान तीव्रता से होता है, और इस कारण सभी रंग एक साथ अलग अलग दिशा में फैलने लगते हैं और उनका संयुक्त रंग श्वेत रूप में हमें नजर आता है। तो इस तरह से यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाश नीला क्यों नजर आता है, डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज लाल क्यों नजर आता है, या तो फिर बरसने वाले बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं। तो आपको ये समझाकर लिखना पड़ेगा। तो आपको ये पूरी तरह से मैंने व्याख्या आपको समझा दी है, और इसी के साथ हमारा जो प्रकाश का पाठ है ये पूरी तरह से समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरे क्लास किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।